जय हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम जीएसटी कोर्स के अंदर दोस्तों पहले शेड्यूल 2 रिवाइज करेंगे, फिर हम शेड्यूल 3 कंप्लीट करेंगे। आज शेड्यूल 3 को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। कोशिश करेंगे आज इस चैप्टर को पूरा ही कंप्लीट कर दें। शेड्यूल 2 के अंदर दोस्तों फर्स्ट पॉइंट था, अगर आप हाई सी सेल कर रहे हो तो दैट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप राइट टू यूज ऑफ गुड्स दे रहे हो दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हायर परचेज है तो गुड्स। सेकंड पॉइंट था लैंड एंड बिल्डिंग का रेंट, टेनेंसी एग्रीमेंट अगर आपका कोई भी है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट था दोस्तों जॉब वर्क का, अगर आपने किसी और के गुड्स के ऊपर कोई भी प्रोसेस किया तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड विल बी काउंटेड अंडर जॉब वर्क सर्विसेज। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स हमने शेड्यूल 1 में किसके साथ किया था? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स पैरा 1 के साथ किया था, जब हमारी वाइफ ने एसी मंगा लिया था घर पे, याद है ना? ओह अच्छा। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, बेसिकली रेजिडुअली रेंटिंग आएगा। मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और ए पार्ट देयर ऑफ विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले पैसा लिया तो ही जीएसटी लगेगा, सब्जेक्ट टू पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 3। याद रखना, पैरा 5 और शेड्यूल 3, पैरा 5 और शेड्यूल 2 ये दोनों इकट्ठे अपने को पढ़ने हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। ठीक है जी। किसी को ट्रेडमार्क या कॉपीराइट का यूज का राइट देते हो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर देते हो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एग्रीमेंट टू ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन करना है और रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ये काम करने से मना करना है या टॉलरेट करना है। टॉलरेट मतलब आरडब्ल्यूए टॉलरेट कर रही थी भैया स्कूल के बैंड को, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, कोई भी स्पेसिफिक रेजिडुअली कुछ भी बचेगा तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंपोजिट सप्लाईज, फिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट था दोस्तों जिसमें लेबर और मटेरियल दोनों लगते थे कंस्ट्रक्शन के लिए, तो गुड्स को नहीं माना जाएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। रेस्टोरेंट के अंदर अगर आप खाना खा रहे हो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, चाहे उसमें फूड गुड्स इंक्लूड भी है तो भी दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। अब सप्लाई ऑफ सर्विस अगर है तो उसका इनवॉइस में डालना पड़ेगा एसएसी। फर्स्ट चैप्टर से लिंक कर रहा हूं दोस्तों, अब अप्रिशिएट कीजिएगा। एसएसी सर्विस अकाउंटिंग कोड डलेगा, किस केस में? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में भी और रेस्टोरेंट सर्विस में भी एसएससी डलेगा इनवॉइस के अंदर। इससे डिफरेंस ये होता है कि आप गुड्स में डील कर रहे हो या सर्विस में डील कर रहे हो, डिपेंड करेगा आपको इनवॉइस के ऊपर एचएसएन कोड डालना है या एसएससी कोड डालना है। जब वो खरीदेगा मटेरियल उसको एचएसएन लग के मिलेगा, लेकिन उसका आउटपुट होगा एसएसी कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर पहले याद करने से पहले हम लोग सेक्शन 7 एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। सेक्शन 7(1)(a) सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई प्लस इंपोर्ट ऑफ सर्विस, बीच में आरडब्ल्यूए थी एक 7(1)(a), 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विस, देन वी हैव प्लस शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन प्लस कंडीशंस ऑफ सप्लाई फुलफिल करो प्लस शेड्यूल 2 माइनस शेड्यूल 3, मतलब शेड्यूल 3 में जो भी लिखा हुआ होगा उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम शेड्यूल 3 के अंदर आ रहे हैं। पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3 हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सर हमने पहले ही कवर किया हुआ, याद करो बच्चों, हमने रिलेटेड पार्टी पढ़ा था शेड्यूल 2 के अंदर। पैरा 2 था शेड्यूल 1 के अंदर, सॉरी पैरा 2 था। ठीक है, तो वहां पे हमने कवर किया था अगर आपने 50,000 रुपीज तक के गिफ्ट अपने एम्प्लॉय को दिए हैं तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, चाहे वो रिलेटेड पर्सन ही क्यों ना हो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ऊपर दोस्तों ये पॉइंट था कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है इन द कोर्स ऑफ और रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी सर्विस दे रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट के अलावा कोई भी और एडिशनल सर्विस दे रहा है उस पर जीएसटी लगेगा। क्या उस पर 50,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी? आंसर इज नो, उस पर 50,000 रुपए की कोई भी डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर एक एम्प्लॉय की सर्विसेज छोड़ के अदर सर्विसेज अपने एम्प्लॉयर को दे रहा है तो वो नॉर्मल जीएसटी प्रोवाइडर की तरह काउंट किया जाएगा। 20 लाख 40 लाख जो भी उसको टर्नओवर की लिमिट एप्लीकेबल होगी वो उसके ऊपर लगेगी। आइए इसको पढ़ते हैं।
service that are provided by an employee to his employer in the course of employment would not qualify as supply. However, services provided outside the ambit of employment for a consideration would qualify as supply. उसके ऊपर सप्लाई की सारी कंडीशंस एप्लीकेबल हो चुकी है तो सप्लाई मानी जाएगी. If an employee provides coaching to his employer's children, such services would be liable to GST. Services provided on contract basis by a person to another, that is on principal to principal basis. मतलब एम्प्लॉयर और प्रिंसिपल का रिलेशन, एम्प्लॉई और प्रिंसिपल का रिलेशन नहीं है, वो है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस. Are not services provided in the course of employment. Principal to principal are not provided in the course of employment. Thus, such an amount would be liable to GST. उसके ऊपर नॉर्मल GST लगेगा. एक एम्प्लॉई था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन मैंने उसको निकाल दिया और मैंने कहा बेटा देख, मैं तेरे को 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, दोबारा इस लाइन में मत आइयो, क्योंकि तू आएगा तो मेरा धंधा इंपैक्ट होगा. उस पर भी GST लगेगा या नहीं लगेगा. Any amount paid by employer to employee for not joining a competing business is paid for providing the service of forbearance to act and cannot be considered for providing services in the course of employment. इसके ऊपर GST लगेगा, would be liable to GST. Amount paid by the employer to the employee for premature termination of contract. एम्प्लॉई को बोला था 6 महीने से पहले मत छोड़ियो, 5वें महीने 4थे महीने आके बोलता है एम्प्लॉई मैं तो जा रहा हूँ जी. मैंने कहा भाई 2 महीने की सैलरी तेरी काट दूंगा मैं, या 1 महीने की सैलरी तेरी काट दूंगा. क्या वो एम्प्लॉयर के लिए उस पर GST की एप्लीकेबिलिटी है? आंसर इज नो. अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई. देखिए एम्प्लॉय के लिए तो GST की एप्लीकेबिलिटी वैसे भी नहीं है. उस बेचारे की तो सैलरी थी 10 लाख में आके 8 लाख आई, 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया बेचारे को 2 महीने पहले जॉब छोड़ने का. तो एम्प्लॉयर के लिए वो खर्चा था, जो खर्चा उसका बच गया, तो क्या वो इनडायरेक्टली इनकम है या उसके ऊपर क्या GST लगेगा? क्वेश्चन ये है. तो अमाउंट्स पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई फॉर प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर ट्रीटेड एज अमाउंट्स पेड इन रिलेशन टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द employee to the employer in the course of employment. Thus such an amount would not be liable to GST. ठीक है जी. टैक्सेबिलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स. अब आप लोगों को ये लगेगा सर डायरेक्टर्स कोई एम्प्लॉय थोड़ी होते हैं. बच्चों डायरेक्टर्स 2 तरीके के होते हैं. डायरेक्टर्स भी 2 तरीके के होते हैं. हाँ बच्चों, एक होते हैं वर्किंग डायरेक्टर्स जिनको सैलरी मिलती है, और एक होते हैं नॉन वर्किंग डायरेक्टर्स जो सिर्फ सिटिंग फीस लेते हैं. मतलब बोर्ड मीटिंग्स वगैरह में शिद्दत से आते हैं, खाना पीना खाते हैं मस्त एकदम चौकस, और अपनी सिटिंग फीस ले जाते हैं. भैया लाओ 5,000 रुपए का हमारा खर्चा. तो जो 5,000 रुपए वाले हैं ना, दे आर नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. बट जो वर्किंग डायरेक्टर्स है जिनको सैलरी मिलती है और जिनका TDS अंडर सेक्शन 192 कटता है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये जो डायरेक्टर्स हैं TDS जिनका अंडर सेक्शन 192 कटता है, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में फॉल करते हैं. ये वाले नहीं करते. तो इस पे तो GST की एप्लीकेबिलिटी आएगी. वो क्या रिवर्स चार्ज में होगी या नहीं होगी वो हम बाद में पढ़ेंगे. नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर्स मतलब ये वाले नॉन वर्किंग डायरेक्टर्स. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर्स इन लिeu ऑफ रेम्यूनरेशन आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 एंड आर देयरफॉर टैक्सेबल. इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. ये हम बाद में करेंगे. रिवर्स चार्ज अभी अगले चैप्टर में पूरा रिवर्स चार्ज है. टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का. एम्प्लॉय डायरेक्टर्स. अब ये वाले आ गए तुम्हारे वर्किंग डायरेक्टर्स. द पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन व्हिच आर डिक्लेयर्ड एज सैलरीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड सब्जेक्टेड टू TDS अंडर सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आर नॉट टैक्सेबल, बीइंग कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर in the course of or in relation to his employment in terms of schedule 3 of CGST act. अब पार्टनरशिप फर्म बन जाती है सर. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, क्या उस पे GST लगेगा या पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3 के तहत वो एग्जेम्प्ट है? आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें. ए ट्वीट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, रिलीज्ड बाय CBC सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स एंड ARR कर्नाटक. AAR होगा ये. अरे भैया AAR अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग. ठीक है जी. हैज क्लैरिफाइड दैट सैलरी रिसीव्ड एज ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. ये शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है एंड इज नॉट सप्लाई एंड हेंस आउट ऑफ GST. ए पार्टनर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म एंड सैलरी इज ओनली ए शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. तो
तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, मिस्टर एक्स वाई जेड की एक पार्टनरशिप फर्म है और मिस्टर एक्स अपने प्रॉफिट्स निकाल रहा है, क्या इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? अब आपको याद रखना है और आपको लिखना है। एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलीज किया था सीबीईसी ने, एंड अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अगर आपको याद रहे या ना रहे, ट्वीट लिख देना, वो भी बहुत है। क्लैरिफाई दैट सैलरी रिसीव्ड एज ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ओनली एंड इज नॉट अ सप्लाई। सर्विसेज बाय, अब आ जाते हैं हम पैरा 2 पे। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। सर कोर्ट के अंदर हम केस लड़ने जाते हैं, कोर्ट की फीस जमा होती है, क्या उस पर जीएसटी लग गया है? सर कंसिडरेशन है। कोर्ट का तो बिजनेस कहोगे या नहीं कहोगे मुझे नहीं पता, इस पे तो डिबेट हो जाएगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बिजनेस इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो है, पैसा मिल रहा है कोर्ट को। तो उन्होंने शेड्यूल 3 के पैरा 2 में इसको लिखा, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। एंड कोर्ट की डेफिनेशन दी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब एक लड़ाई हो गई, दो भाई थे, सुंदर सुंदर से भाई बना रहा हूं दो, बचपन में ऐसे बनाते थे हम। ये दो सुंदर सुंदर भाई थे, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, प्रॉपर्टीज के ऊपर लड़ाई हो गई, प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी बी, प्रॉपर्टी सी। ठीक है जी। कोर्ट ने एक रिसीवर अपॉइंट किया कि भैया तू इनका सेटल कर। कोर्ट का रिसीवर ए बना कोर्ट का रिसीवर। चलो कोर्ट के रिसीवर को थोड़ा ऊपर बिठाते हैं यार इज्जत से। ओहो इस बेचारे का मुंह उतर गया। कोर्ट का रिसीवर ए, इसको बिठाया गया कि भैया इन प्रॉपर्टीज को इनमें डिस्ट्रीब्यूट कराओ, जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता इन प्रॉपर्टीज की ओनरशिप आपके पास रहेगी, ये दोनों ओनर नहीं रहेंगे। क्या इसको सैलरी कौन देगा? कहीं ना कहीं ये तीनों बंदे देंगे। क्या इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। इफ कोर्ट अपॉइंट्स रिसीवर टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी पेंडिंग लिटिगेशन, लिटिगेशन चल रहा है, लड़ाई चल रही है, द रिसीवर इंप्लीमेंट्स द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट इन सच ए केस, it will not be treated as supply of services, it will be considered as services by the officer of the court and will fall under part 2 of schedule 3। ठीक है जी, शेड्यूल 3 पार्ट 2 के तहत ये एग्जेम्प्ट होगा। इट विल बी कंसिडर्ड सर्विसेज बाय द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बन जाएगा और कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा जो इसको पैसा मिल रहा है एबीसी। सर ये ए क्यों रख रहे हो, इसका नाम रखो एक्स। ए तो ये बैठा, डबल डबल ए कैसे हो गए? बात तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Functions performed by MPs, MLAs. Functions performed by members of parliament, MP, members of state legislature, member of panchayat, member of municipalities, member of other local bodies are exempt from GST under schedule 3। इस पे कोई GST एप्लीकेबल नहीं है जो वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। Duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provisions of the constitution in that capacity। ठीक है जी। Duties performed by any person is a chairperson or a member or a director in a body established by the central government, state government, local authority, and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause। अगर उसको बोल दिया गया है कि भैया तू एम्प्लॉय नहीं है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, तब तो जीएसटी की बात करेंगे, अगर वो एम्प्लॉय है तो कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? बेसिकली एमपी, एमएलए, गवर्नमेंट के बंदे, इन सब के ऊपर जीएसटी नहीं है, मेजरली यही है। अब बच्चों बंदा निपट गया, एक्स निपट गया, एक्स यहाँ पे लेटा हुआ है, लकड़ी चाहिए थी। देखो दोस्तों वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हम सबको कभी ना कभी इस धरती को छोड़ के जाना है, ये आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए अभी, तो ज्यादा अच्छे से जीवन जी पाएंगे, वरना अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा, हम क्या चीज है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्स निपट गया बेचारा, भगवान जी के पास जा रहा है। यहां गवर्नमेंट आ गई, बेटा पहले इस लकड़ी के ऊपर भी जीएसटी दे। क्या ये ठीक है? आंसर इज नो। तो सर्विस ऑफ
funeral, burial, crematorium, mortuary, including transportation of the deceased is exempt from GST. इसके ऊपर कोई भी GST नहीं लगेगा. Sale of land, paragraph 5 of schedule 3 read with para 5 of schedule 2. Sale of land and subject to paragraph 5b of schedule 2. Sale of building, that is in a case where entire consideration for sale of building received after issuance of completion certificate or after its first occupation, whichever is earlier. ठीक है जी. लैंड और बिल्डिंग के ऊपर आई होप सो कि ये वाला मैटर आपको क्लियर हो चुका है, लैंड और बिल्डिंग का, पैराग्राफ 5 का. आगे बढ़ते हैं. ये हमने चार्ट भी कल कर लिया था. अगर पूरा पैसा आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है तो कोई जीएसटी नहीं है. अगर कुछ भी पैसा, पार्शियल पैसा भी बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन मिल जाता है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ठीक है जी. अब पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 3, एक्शनेबल क्लेम. एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग. मतलब लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग के ऊपर तो जीएसटी लगेगा, एक्शनेबल क्लेम पे नहीं लगेगा. दोस्तों जब मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था ना, एक्शनेबल क्लेम मेरे को कभी समझ ही नहीं आया, क्योंकि कभी टीचर ने ढंग से समझाया ही नहीं. तो मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च करी, एक्शनेबल क्लेम होता क्या है भाई. तो आइए अब हम इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन. व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम. सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे यहाँ जीएसटी के अंदर लिखा, भैया एक्शनेबल क्लेम का मतलब वो है जो सेक्शन 3 ऑफ द, हमारे जीएसटी में एक्शनेबल क्लेम सबसे पहले डिफाइंड है. वहां पे क्या लिखा हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के अंदर, इट विल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. भैया हमको कुछ नहीं पता, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से बात करो, वो जो कहे वही है एक्शनेबल क्लेम. ओह अच्छा, मतलब जीएसटी वालों को नहीं पता, जीएसटी वालों को नहीं आता एक्शनेबल क्लेम क्या है. उन्होंने कहा भैया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से पूछो. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, एक्शनेबल क्लेम मींस ए क्लेम टू एनी डेट. डेट का मतलब एक तरीके से लोन. क्लेम टू एनी डेट अदर देन, इसको छोड़ देना भाई. अभी तक क्या था? क्लेम टू एनी डेट, किसी भी तरीके का डेट हो उसका क्लेम. मतलब सपोज मैंने कैनरा बैंक से एक लोन लिया अपनी गाड़ी के लिए, कैनरा बैंक से लोन लिया अपनी गाड़ी के लिए. क्लेम टू एनी डेट, उसने मेरे को 15 लाख रुपए दिए गाड़ी खरीदने के लिए. तो कैनरा बैंक का क्लेम है ना मेरी तरफ 15 लाख रुपए का. तो इसका मतलब है क्लेम टू एनी डेट, किसी भी डेट के अगेंस्ट जो क्लेम है. अदर देन, इसको छोड़ देना भैया, ये वाला क्लेम नहीं. अदर देन ए डेट सिक्योर्ड बाय मोर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख रखी है बैंक के पास. अभी बैंक नहीं लिखा हुआ, मैं बैंक बोल रहा हूं आपको ताकि इजीली समझ में आए. हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. कार, मैंने कार गिरवी रख के, पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, मतलब मैंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कोई प्लॉट के कागज रख दिए. ठीक है. मूवेबल प्रॉपर्टी, कार रख दी, जेसीबी रख दी और कोई मशीन हो गई. टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, नॉट इन द पोजेशन. ठीक है. आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लेमेंट which the civil court recognizes as affording grounds for relief, whether such debt or beneficial interest to be existing, accruing, conditional or contingent. किसी भी तरीके का इंटरेस्ट हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, कार हो, मतलब घूम फिर के बात सीधी सीधी ये है. इजीनेस के लिए मैं आपको बता देता हूं भैया, अनसिक्योर्ड जो भी लोन है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं. क्लेम टू एनी अनसिक्योर्ड लोन इज एक्शनेबल क्लेम. क्लेम टू अनसिक्योर्ड लोन इज एक्शनेबल क्लेम. बिल्कुल इजी लैंग्वेज में. अब आप याद रखोगे कि क्लेम, आपने पेपर में क्या लिखना है, एक्शनेबल क्लेम हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट. और वो क्या कहता है जी, सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या बोलता है कि भैया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो लिखा हुआ है वही माना जाएगा एक्शनेबल क्लेम. एंड एक्शनेबल क्लेम का मतलब है, एक्शनेबल क्लेम्स मींस क्लेम टू एनी डेट अदर देन सिक्योर्ड डेट. सिंपल ऐसे लिख देना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इजीनेस के लिए याद रहेगा. ठीक है जी. अब वापिस आते हैं जी, अब हम अपने पॉइंट पे. एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई. मतलब लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग को सप्लाई माना जाएगा. बैटरी बड़ी याद आ रही है.
अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स आर, किसी भी तरीके का अनसिक्योर्ड डेट इज एक्शनेबल क्लेम। राइट टू रिकवर इंश्योरेंस मनी, आपने एलआईसी के अंदर 20 साल तक प्रीमियम जमा कराया, 15 साल तक जो आपने प्रीमियम जमा कराया है, दैट इज एन अनसिक्योर्ड, कहीं ना कहीं आपने उससे पैसा लेना है, यू हैव अ क्लेम। 15 साल का आपने प्रीमियम दे रखा है, बट आपके पास कोई भी इंश्योरेंस, कोई भी प्रॉपर्टी या कार आपके नाम पे नहीं है ना। सिक्योरिटी आपके पास क्या है कि एलआईसी आपका पैसा देगी? सिक्योरिटी नहीं है ना। तो मींस राइट टू रिकवर इंश्योरेंस मनी इज एक्शनेबल क्लेम। क्लेम फॉर एरियर्स ऑफ रेंट, मेरा टेनेंट था 5 महीने से रेंट नहीं दिया, मेरा क्लेम तो है ना, दिस इज एक्शनेबल क्लेम। क्लेम्स टू एनी अनसिक्योर्ड डेट, एक तरीके से क्लेम्स फॉर फ्यूचर रेंट्स इफ दीज कैन बी असाइन्ड। अनसिक्योर्ड लोन्स, कोई भी अनसिक्योर्ड लोन्स हो गए, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स, डिवेंचर्स चलते हैं मार्केट में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, बैंक गारंटी, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट, राइट टू द बेनिफिट of a contract etc, these all are actionable claim and outside the purview of GST। actionable claim के ऊपर GST नहीं है by virtue of schedule 3 para 6। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे 6 पैरा हो चुके हैं, 7वां और 8वां दोस्तों आपके कोर्स में नहीं है। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको देखने में तो आप देख लीजिएगा। ये आपके कोर्स में नहीं है, हम इसको कवर कराएंगे सेपरेट क्लास में। ठीक है बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं। हाई सी सेल ये उसी के अंदर ही है। अब वापस आते हैं हम अपना सेक्शन 7 के अंदर। जो हमारा मेन पेज था सेक्शन 7। अब हम आते हैं दोस्तों सेक्शन 7 के अंदर दोबारा से। सबसेक्शन 1 था सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सबसेक्शन AA सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज AA दैट इज RWA। इसके बाद बी पे इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है जी। उसके बाद सी क्लॉज शेड्यूल 1 विदाउट ए कंसिडरेशन। उसके बाद शेड्यूल 2 अगर सप्लाई की कंडीशन सेटिस्फाइड है तो शेड्यूल 2 वाली सारी सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगा देंगे। इसके बाद है जी सबसेक्शन 2 नॉट विद सेंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, जो भी लिखा हुआ है उसको भूल जाओ। शेड्यूल 3 के अंदर जो भी एक्टिविटीज हैं उन सब के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बी पार्ट सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ए स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी। कुछ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी करती है, इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज, जहां पे वो पब्लिक अथॉरिटीज की तरह काम करते हैं, जैसे पंचायत वगैरह के काम करते हैं और रोड्स डेवलपमेंट वगैरह जो भी काम करती है, कुछ भी गवर्नमेंट एनजीओस एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल। भैया हम लोग रिकमेंड करेंगे कि ये सर्विस को आउट करना है, अपना दिमाग मत चलाना, ठीक है जी। शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब इसके अंदर एक और पॉइंट क्या आता है जी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 क्लॉज 1A एंड 2, 7(1)(a) एंड 2, 7(1)(a), 7(2), मतलब कि शेड्यूल 3, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 को याद रखना, सेक्शन 7(1) को याद रखना, उनको भूलना मत। गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल, काउंसिल की रिकमेंडेशंस, काउंसिल कौन सी है ये, जीएसटी काउंसिल, ठीक है। स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन, दोस्तों नोटिफिकेशन की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नोटिफिकेशन जितनी भी इशू होती है, सर्कुलर जितने भी इशू होते हैं, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। द ट्रांजैक्शंस दैट आर टू बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब हम नोटिफिकेशन के तहत बताएंगे कुछ ट्रांजैक्शंस को जिनको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और कुछ सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा और उनको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। मतलब बेसिकली वो ये कह रहे हैं हम कुछ ट्रांजैक्शंस को स्पेसिफाई करेंगे कि ये गुड्स का ट्रांजैक्शन है और ये सर्विसेज का ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी। ये हमारा सेक्शन 7 कंप्लीट हो गया। अब इनके अंदर क्या क्या गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, आइए वो देखते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के तहत बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को इन चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं देना।
ठीक है, एंड दे विल बी ट्रीटेड नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत एंड म्यूनिसिपल फंक्शंस, म्यूनिसिपैलिटी के जो भी फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर जीएसटी नहीं है। सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी, सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन एंट्रस्टेड टू ए पंचायत, पंचायत को जो एक फंक्शन दिया गया है अंडर आर्टिकल 243 जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और टू ए म्यूनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243 डब्ल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसके ऊपर दोस्तों एक एग्जम्पशन भी है, एग्जम्पशन भी है, वो भी हम बताएंगे आपको कल। ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस, अगर सरकारें अल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस दे रही हैं, अभी तक क्या था, अल्कोहलिक लीकर के ऊपर जीएसटी नहीं था, लेकिन उसका लाइसेंस अगर सरकार दे रही है, ठेके है ना, ठेके छूटते हैं ना, इसके ठेके, ठेके दारू के ठेके छूट रहे हैं, है ना। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, इसके ठेके किसको छोड़ने होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को। और यही बवाल हुआ है दिल्ली के अंदर राइट नाउ दोस्तों। दिल्ली के अंदर अल्कोहलिक लीकर के जो लाइसेंस दिए गए थे उसमें कुछ आम आदमी पार्टी की सरकार का कुछ नाम आ रहा है कि कुछ गलत तरीके से हुआ था, मुझे नहीं पता कोर्ट क्या डिसाइड करेगी किसकी गलती थी। आर ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसको ना तो गुड्स माना जाएगा ना सर्विस माना जाएगा, मतलब लाइसेंस की जो फीस गवर्नमेंट को मिलती है उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 था ना, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। Such a license is granted against consideration in the form of license fees or application fees or by whatever name it is called, and no GST will be applicable on that. ठीक है दोस्तों, it is applicable to supply of services by way of grant of alcoholic liquor licenses by the state governments as an agreement between the center and the state, and this is not applicable to grant of other licenses inclusive for a fees of the situation where GST is payable। दोस्तों आप पढ़ सकते हो इसको। अच्छा, एक चीज और नोट करनी है यहाँ पे, इट मे बी नोटेड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटीज, मतलब गवर्नमेंट ने जो बिजनेस एंटिटीज को सर्विसेज दी इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ प्रिविलेजेस लाइसेंसेस, सिर्फ अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंस को छोड़ा है, बाकी किसी को नहीं छोड़ा है। और कोई भी लाइसेंस अगर आपने लेना है, कोई भी लाइसेंस XYZ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस टाइम कौन सा लाइसेंस होगा, सपोज फूड सेफ्टी का कोई लाइसेंस है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट को कोई फीस देनी है। माइनिंग राइट्स, माइनिंग के लिए कुछ राइट्स हैं। नेचुरल रिसोर्सेज सच एज स्पेक्ट्रम एटसेट्रा अगेंस्ट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फीस, रॉयल्टी एटसेट्रा आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी, उन सब पे जीएसटी एप्लीकेबल है और रिवर्स चार्ज लगेगा। रिवर्स चार्ज हमारे पास अगले चैप्टर में है, उसको हम डिटेल में करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद कुछ सप्लाईज गवर्नमेंट ने बताया कि ये कोई सप्लाई नहीं माना जाएगा, इसको सर्कुलर के तहत इशू किया गया। अब एक बात बताइए, हरियाणा रोडवेज की बस चली सोनीपत से दिल्ली, सोनीपत से चली दिल्ली, बीच में खड़े थे जीएसटी वाले, उन्होंने पकड़ ली बस, कहते भैया तुमने तो ये बस बेची है। हमने कहा जी बेची नहीं है, ये तो रोज बस पे सवारियों को लेके जाती है और छोड़ती है और वापस लेके आती है। तो कहते भैया गुड्स की मूवमेंट तो हो रही है, सप्लाई हो गई है। तो गवर्नमेंट ने इसको क्लियर किया कि भैया इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस सच एज ट्रेन्स, बस, ट्रक, टैंकर्स, ट्रेलर्स, वेसल्स, कंटेनर्स, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा, कैरिंग गुड्स और पैसेंजर्स और बोथ, गुड्स और पैसेंजर्स को लेके जा रही हो और फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, या रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जा रही हो, shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of services and therefore not be liable to GST। लेकिन अगर एक बात बताओ, मेरा शोरूम है गाड़ियों का, बसों का शोरूम है मेरा, और मेरे पास माल आ रहा है कर्नाटका से, यहाँ पे दूसरे ट्रक में लोड होके 10 एक बड़े ट्रक में 10 बसें भर के आ रही है और वो मूवमेंट हो रही है, तो क्या वो यहाँ पे फॉल की बात हो रही है? आंसर इज नो, उस पर तो जीएसटी लगेगा ना भैया। उसमें एक्चुअल में गुड्स की मूवमेंट हो रही है, उसमें कन्वेंस की खाली मूवमेंट नहीं हो रही है, उसमें गुड्स की मूवमेंट हो रही है, वो कन्वेंस बन जाएगा। हाउएवर एप्लीकेबल CGST as may be shall be leviable on repairs and maintenance done for such conveyance। हाँ ठीक है, उसके ऊपर जो भी रिपेयर्स होगा उस पर तो जीएसटी लगेगा। और यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि गुड्स की सेंस में वो मूव कर रहे हैं, वो एक्चुअल रनिंग कर रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है दोस्तों, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर्स एंड गुड्स ऑन व्हील्स, बड़ी बड़ी क्रेन्स जा रही हैं इंटरस्टेट, अलग स्टेट में जा रही है,
मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स, जिनके नीचे टायर्स हैं, except in cases where movement of such goods is for further supply of the same goods, except in cases जहां पे उन गुड्स को फर्दर सेलिंग के लिए खरीदा जा रहा है, such interstate movement shall be treated neither as a supply of goods or a supply of service, and consequently no IGST would be applicable on such movements. GST is leviable on repairs and maintenance done for such goods. ठीक है दोस्तों, GST लगेगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस डन फॉर सच गुड्स पे। ठीक है जी, सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी, सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी, सप्लाई मस्ट बी मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। टैक्सेबल पर्सन कौन है? हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22, जिसको सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, 20 लाख 40 लाख टर्नओवर का क्राइटेरिया फॉल करता है। ए पर्सन नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट हैज गॉट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड बाय टेकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, किसी का टर्नओवर 20 लाख नहीं था, टर्नओवर था मात्र 10 लाख रुपए, फिर भी उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो जीएसटी की कंप्लायंस करनी पड़ेगी, जीएसटी का टैक्स जमा कराना पड़ेगा। टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लेविएबल टू टैक्स अंडर द जीएसटी लॉ, टैक्सेबल सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ने लगा रखा है। अब दोस्तों अपना चैप्टर 7 के अंदर एक टॉपिक रह गया कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आप प्लीज दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। अब हम क्वेश्चन आंसर्स राउंड भी करने वाले हैं, बहुत जल्दी ही हमारे क्वेश्चन आंसर्स राउंड शुरू होने वाले हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ हमारे कोर्स को शेयर करते रहिए दोस्तों। जय हिंद। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.